हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में अपन यूनिट 5 करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल है, आपकी ड्यूटी ये है कि बस आपको मेरे साथ बैठ के पढ़ना है, जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करना है, और प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा सर। बट सिंपल है सर, मेरे साथ बैठो और पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, बहुत सिंपल है। इसके पहले मैंने 4 यूनिट्स डाल दिए सर, आप वो 4 यूनिट भी देख सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो सर आगे अपन जो पूरा लॉ की सीरीज कंप्लीट करेंगे वो आपका मिस हो जाएगा। प्लस सर जो अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और प्लस आंसर लिखना सीखना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सर। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, स्टार्ट करते हैं। चलो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है सर? वेरी वेरी सिंपल सर, बहुत सिंपल है सर। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच वर्ड का मतलब होता है तोड़ना। ब्रीच वर्ड का मतलब होता है तोड़ना। ब्रीच मीन्स फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हीज और हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल ये बोल रहा है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? जहां पर कोई भी पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में फेल हो जाती है उसे बोला जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल। कोई आपसे पूछे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो बोलना सर ब्रीच मतलब कोई भी पार्टी, जो दोनों पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी पार्टी अगर अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने में फेल हो जाती है तो उसे बोला जाता है सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बहुत ध्यान से सुनना सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप से होते हैं सर, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर एग्जाम में एंटीसिपेटरी बहुत पूछता है, बहुत ध्यान से सुनना सर। एंटीसिपेटरी, सर एंटीसिपेटरी वर्ड का मतलब एंटीसिपेट करना। एंटीसिपेट करना वर्ड का मतलब किसी चीज का अनुमान लगाना। कोई चीज पहले से हो सकती है वो चीज को सोच लेना, समझ लेना। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां पर आपको पहले से लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, नहीं हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखना सर। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस an anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for the performance has arrived. Before, एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है सर। मान लो मैंने आपको बोला था, प्लीज ध्यान से सुनना, मान लो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 1 मई को कार सेल करूंगा और आप मुझे पैसे दोगे। हमारे बीच ये कॉन्ट्रैक्ट ये था कि सर मैं 1 मई को आपको कार सेल करूंगा और आप मुझे पैसे दोगे। और मान लो 25 अप्रैल को मैं आपको मना कर रहा हूं कि नहीं सर मैं अपनी कार नहीं बेचना चाहता। दैट इज नोन एज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो ड्यू डेट आने से पहले टूट गया। बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड, बिफोर पहले, ठीक है, ध्यान रखना। वेयर द प्रोमिसर रिफ्यूजेस, मैंने रिफ्यूज किया ना ऑल टुगेदर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एंड सिग्निफाइज हिज अनविलिंगनेस, या तो रिफ्यूज किया या तो अनविलिंग बताया कि नहीं बेचना है मेरे को कार, इवन बिफोर द टाइम फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड, अपने केस में 1 में, इट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, अब ये जो एंटीसिपेटरी ब्रीच है ये दो टाइप से हो सकता है सर, या तो आप एक्सप्रेस कर दो, या तो बोल के लिख के बता दो सामने वाले को, या इंप्लाइड तरीके से। सर इंप्लाइड कैसे हो सकता है सर? सिंपल सी बात है, मैं कार जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 मई को बेचने वाला हूं, मैं वो कार पहले ही किसी और को बेच दिया हूं, तो कंडक्ट से पता चल गया, मैं उसको थोड़ी बेचूंगा सर। दिस इज नोन एज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये जो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा इसका इफेक्ट क्या है सर? इसका इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इसमें गड़बड़ करते हैं, ध्यान से सुनना सर। इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला इफेक्ट क्या है देखो, टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड। रिसाइंडेड वर्ड का मतलब है कैंसल। आप मान सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो गया और आप अदर पार्टी से डैमेजेस ले सकते हो। आप पहला तो ये कर लो कि सर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर लो और उसके बाद आप सामने वाली पार्टी से डैमेजेस कर लो विदाउट वेटिंग फॉर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। क्यों ड्यू डेट तक वेट करोगे सर? 25 को ही आपको पता चल गया कि सामने वाली पार्टी परफॉर्म नहीं करने वाली है, या तो विलिंगनेस के थ्रू या रिफ्यूज कर रही है, तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और अभी डैमेजेस क्लेम कर लो, पहला केस। और दूसरा वो ये कर सकते हैं कि सर सामने वाली पार्टी बोलती है, ध्यान से सुनना सर, सामने वाली पार्टी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को अभी भी अलाइव रख सकती है सर। ही मे नॉट टू रिसाइन बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव। वो मान सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी स्टिल ऑपरेटिव है एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। कब तक? अपने केस में 1 मई तक, एंड देन होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल। आप बोलोगे सर क्यों? अगर वो 25 को ही रिफ्यूज कर दिया है तो वो 1 मई तक वेट ही क्यों करना चाहेगा? सर कई बार क्या होता है, मान लो वो 25 अप्रैल को मना किया होगा तो कुछ जेन्युइन रीजन से मना करा होगा, हो सकता है लॉकडाउन वगैरह लग गया या कुछ रीजन होगा, तो हो सकता है आपको लग रहा है नहीं यार 25 अप्रैल को मना कर रहा है, मान ले इसका माइंडसेट चेंज हो सकता है 1 मई तक, तो आपने 1 मई तक वेट किया।
अब अगर इस केस में आप 1 मई तक वेट कर रहे हो, तो 1 मई तक वेट करने के बाद भी अगर वो परफॉर्म नहीं करता, तो फिर सर आप कैंसिल कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। वेरी वेरी सिंपल सर, वेरी वेरी सिंपल। आप रोक सकते हो सर, आप वेट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर सामने, क्योंकि ये बिफोर द ड्यू डेट हुआ है, तो हमारे पास ड्यू डेट तक वेट करने की चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। ये था एंटीसिपेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीसिपेटरी मतलब ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट के पहले, याद रखना। दूसरा दिया हुआ सर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है सर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी दो टाइप से होता है, जहां पर वही प्रोमिसर रिफ्यूज कर देता है कि नहीं परफॉर्म करेगा, बट दो टाइप से। बहुत ध्यान से सुनना सर, दो टाइप क्या है। सबसे पहला, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू। 1 मई को 11 बजे मैंने गाड़ी देने की बात की थी, और मैं 10 बजे आके बोल रहा हूं भाई मैं तेरे को गाड़ी नहीं दूंगा। ड्यू डेट वाले दिन या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते करते मैं उसको गाड़ी दिखा रहा था, दिखाते दिखाते बता रहा था सब चीजें, पेपर वर्क होना स्टार्ट हुआ था, और तभी मैंने बोल दिया नहीं यार मेरा मन नहीं है गाड़ी बेचने का तेरे को। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ध्यान से रखना सर, बहुत ध्यान से सुनना, और इसको एग्जाम में बहुत अच्छे से याद रखना। जब कॉन्ट्रैक्ट ड्यू है और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, सर ये दो केसेस में एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अपन ने एंटीसिपेटरी क्या देखा सर, ड्यू डेट से पहले। एक्चुअल कब होता है सर, ड्यू डेट वाले दिन या तो फिर परफॉर्म करते करते। वेरी सिंपल, इन दोनों केस में सर सिंपल सी बात है, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। उसके बाद सर रेमेडीज। अब देखो सर, कॉन्ट्रैक्ट तो टूट गया, अब जब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो सामने वाले के पास क्या क्या रेमेडीज है, देखो सर रेमेडीज क्या क्या दी हुई है। सबसे पहला सर दिया हुआ है सूट फॉर डैमेजेस। मैंने आपको बताया सर, आप सामने वाली पार्टी से क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अब आपके पास ऑप्शन है सर, आप उसे एंटीसिपेटरी क्लेम करना चाहते हो कि एक्चुअल ड्यू डेट तक वेट करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है, और आप सामने वाले से कंपनसेशन। बट एक चीज ध्यान रखना सर, स्पेशल डैमेजेस के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर स्पेशल डैमेजेस क्या होता है, नीचे एग्जांपल में मैं आपको समझाऊंगा सर स्पेशल डैमेजेस क्या होता है, बट ये ध्यान रखना है स्पेशल डैमेजेस के केस में आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा, प्रीवियस नोटिस जरूरी है। अच्छा, नो कंपनसेशन, ध्यान दो सर क्या दिया हुआ है, सॉरी ये क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान दो, नो कंपनसेशन इज पेबल फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। ये क्या बोलना चाह रहा है सर, कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। इसका मतलब किसी और के कारण अगर दो पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट करिए, एकदम सिंपल सर, मैंने कार सेल करने की बात करी थी, ठीक है, वो कार देख के गया था, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था कि हाँ मैं 2 लाख में सेल करूंगा। अब सिंपल है सर, मान लो कोई थर्ड पार्टी आई और मेरी कार ठोक दी, तो इस केस में सर मैं क्यों डैमेजेस क्लेम करूं, मतलब मैं क्यों डैमेजेस दूं, और प्लस सामने वाला जो बाय करने की बात किया है वो क्यों डैमेजेस देगा, वो तो बोलेगा भाई मैं क्या करूं, मैं थोड़ी गा के ठोका। तो वही बोल रहा है सर, अगर थर्ड पार्टी के कारण लॉस होता है तो उसमें आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। किस बात का कंपनसेशन क्लेम करोगे, आया समझ, कोई भी पार्टी किसी से कंपनसेशन क्लेम नहीं कर पाएगी। अब देखो रेमेडीज क्या दिया हुआ है सर, ये रेमेडीज है, ठीक है, रेमेडीज बाय वे ऑफ डैमेजेस और काइंड ऑफ डैमेजेस। क्या क्या काइंड ऑफ डैमेजेस है सर, देखो बहुत सिंपल है सर, सबसे पहला दिया हुआ है जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस। सर ये क्या होता है, वेरी सिंपल सर, जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस वो होता है सर जो डे टू डे बिजनेस पे होता है सर। एग्जाम्पल, वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल सर, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, मैं मान लो आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया वाई से कि भाई मैं तेरे से गुड्स लूंगा, ध्यान देना सर, गुड्स लूंगा 500 रुपीज में, ठीक है। अब मान लो वाई ने एक्स को गुड्स नहीं दिया, ठीक है, एक्स ने बोला था वाई को कि मैं तेरे से गुड्स लूंगा कितने में, ठीक है 500 में। एक्स ने वाई को बोला मैं तेरे से गुड्स लूंगा 500 में। अब वाई मान लो गुड्स कोई रीजन से नहीं दे पाया या कुछ भी केस हुआ, उसके कारण सर एक्स को, ध्यान से सुनना सर, एक्स को जेड से गुड्स लेना पड़ गया, और जेड जो गुड्स दे रहा है वो 550 में दे रहा है। तो जो ये 50 रुपीज का लॉस हुआ है एक्स को, किसके कारण हुआ सर, ये लॉस हुआ है वाई के कारण। तो सर एक्स क्लेम कर सकता है 50 रुपीज वाई से, ऑर्डिनरी डैमेजेस है, डे टू डे बिजनेस में यही होता है, भाई तू मेरे को दे देता तो मेरे को मार्केट से नहीं लेना पड़ता, तेरे कारण मैं मार्केट से लिया, नुकसान हुआ, अब वो नुकसान की भरपाई कर। दैट इज नोन एज ऑर्डिनरी डैमेजेस, जो नेचुरली अराइज होता है सर, ये देखो नेचुरली अराइज होता है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है सर स्पेशल डैमेजेस। अब ये क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुनना, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं सर। स्पेशल डैमेजेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, एक्स ने वाई को बोला, ठीक है, एक्स ने वाई को बोला भाई तू मेरे को ना फर्नीचर आज के आज छोड़ देना, तू अगर आज छोड़ेगा तो मैं जेड एक मेरा कस्टमर है, मैं उसको आज ही फर्नीचर दे दूंगा,
अब बहुत ध्यान से सुनना, एक्स ने वाई को बोला भाई तू मेरे पास फर्नीचर आज ही छोड़ देना, अगर तू आज मेरे पास फर्नीचर छोड़ देगा तो मैं जेड को दे दूंगा आज ही, मेरा एक कस्टमर है। अब वाई ना एक्स को फर्नीचर आज नहीं छोड़ा, जिसके कारण क्या हुआ सर, एक्स भी जेड को फर्नीचर आज नहीं दे पाया। अब ये जेड किसी और से जाके फर्नीचर ले लिया, तो सर हुआ ये कि इस केस में एक्स को लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ, इस केस में एक्स को लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ। अब बोलोगे सर लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे हुआ, वेरी सिंपल सर, अगर वाई आज फर्नीचर छोड़ देता तो एक्स उसको बेच देता, अगर एक्स बेच देता तो प्रॉफिट कमा लेता, प्रैक्टिकली अब वो प्रॉफिट कमा नहीं पाएगा क्योंकि जेड तो किसी और से ले लिया। तो सर ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है ये स्पेशल डैमेजेस है, और मैंने आपको बताया स्पेशल डैमेजेस के लिए क्या करना पड़ता है, हमें प्रीवियस नोटिस देना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है, फिर भी कोई डाउट है तो स्पेशल डैमेजेस में पूछ लेना। अगला दिया हुआ है सर विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। बहुत सिंपल सर, ये विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस आप दो केसेस में क्लेम कर सकते हो सर। एक तो सबसे पहला दिया हुआ है शादी का वादा करके तोड़ देना, चाहे लड़का तोड़े या लड़की तोड़े, तो कोई भी तोड़ता है तो सर सामने वाले पर्सन की फीलिंग को हर्ट होता है, जो ये फीलिंग को हर्ट होता है उसके लिए वो जो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं दैट इज नोन एज विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ये भी एग्जाम में आता है। अच्छा, इसमें जो ये सेकंड वाला केस है सबसे ज्यादा आता है सर, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय अ बैंक। अगर बैंक, आपने कोई बैंक, मान लो आपने किसी पार्टी को चेक दिया, ध्यान से सुनना सर, आपने किसी पार्टी को पेमेंट किया चेक पे और वो पार्टी आपके बैंक अकाउंट पे चेक लगाती है सर, और मान लो बैंक वाला बोलता है कि सर आपके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है और चेक को डिसऑनर कर देता है, तो इस केस में सर मेरी गुडविल, मेरी रेपुटेशन को फर्क पड़ता है, क्योंकि वो पार्टी बोलेगी क्या गरीब आदमी है यार, चेक दिया बट अकाउंट में पैसे नहीं है। मैं बोला नहीं भाई है, तो वो बाद में जब देखेंगे कि बैंक ने रॉन्गफुली अगर डिसऑनर किया चेक, तो इस केस में मैं बैंक से अपनी गुडविल, रेपुटेशन खराब होने का डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं, दैट इज नोन एज विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। आया समझ? उसके बाद अगला देखो सर नॉमिनल डैमेजेस। ये नॉमिनल डैमेजेस क्या होता है सर, ये बहुत कम होता है, 1 रुपए या 10 पैसे तक का डैमेजेस होता है, जनरली ये हम क्लेम करने नहीं जाते। उसके बाद अगला देखो सर डैमेज फॉर डिटोरिएशन कॉज बाय डिले। बहुत सिंपल है सर, एकदम सिंपल, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं सर। मान लो एक्स और वाई है, ठीक है, प्लीज ध्यान देना सर, एक्स ने वाई को बोला भाई तू मेरे पास ना वेजिटेबल्स, सब्जियां, वेजिटेबल्स आज शाम तक छोड़ देना, ठीक है। एक्स ने वाई को बोला भाई तू मेरे पास वेजिटेबल्स आज शाम तक छोड़ देना, वाई आज वेजिटेबल नहीं छोड़ा, वेजिटेबल्स कल छोड़ रहा है, तो सर क्या डिले हुआ है? यस डिले हुआ है। सर क्या उसके कारण वेजिटेबल डिटोरिएट हो जाएंगे? यस सर डिटोरिएट हो जाएंगे। तो क्या इस केस में सर एक्स उससे डैमेजेस क्लेम कर पाएगा? यस, एक्स वाई से डैमेजेस क्लेम कर पाएगा। भाई तेरे को सब्जी कल ला, मैंने बोला था, तू कल लाके नहीं दिया, तू आज सवेरे लाके दे रहा है, जिसके कारण ये सब्जियां पुरानी हो गई, डिटोरिएट हो गई है, क्वालिटी खराब हो गई है, तो उसके कारण मैं तेरे से डैमेजेस लूंगा, क्योंकि मेरे को भी अब इसको बेचने में दिक्कत आएगी। आया समझ? उसके बाद अगला देखो सर प्रीफिक्स डैमेजेस। इसको बहुत ध्यान से सुनना सर। प्रीफिक्स डैमेजेस क्या होता है सर? ऐसा कोई भी डैमेजेस जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है, वापस बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, प्रीफिक्स डैमेजेस मतलब ऐसा कोई भी डैमेजेस जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, दैट इज नोन एज प्रीफिक्स डैमेजेस, जिसको लिक्विडेटेड डैमेजेस भी बोलते हैं सर, जिसको लिक्विडेटेड डैमेजेस भी बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रीफिक्स डैमेजेस। प्रीफिक्स डैमेजेस क्या होता है? वेरी सिंपल सर, प्रीफिक्स डैमेजेस मतलब जहां पर ऐसा कोई भी डैमेज जो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी पहले से मेंशन कर देती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने मान लो सामने वाले को बोला कि मैं अपनी कार बेचूंगा 2 लाख रुपीस में, और क्या बोलते हैं, वो मुझे 2 लाख रुपए का पेमेंट करेगा। ओके, मैं कार बेच रहा हूं, वो मुझे 2 लाख रुपए का पेमेंट करेगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया कि दोनों में से कोई भी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो उसको सर दूसरी वाली पार्टी को, जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ी है, वो दूसरी वाली पार्टी को सर 2 लाख रुपीस का डैमेजेस देगी। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया सर, दैट इज नोन एज प्रीफिक्स डैमेजेस या लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब कुछ बात काम की सुनना सर, ये जितना भी हमने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया ना सर, इससे ज्यादा अमाउंट का डैमेजेस आप क्लेम नहीं कर सकते। कोर्ट भी आपको, आप अगर कोर्ट चले भी गए तो कोर्ट भी आपको मैक्सिमम 2 लाख अलाउ करेगा, 2 लाख से कम अलाउ कर सकता है, बट 2 लाख से ज्यादा अलाउ नहीं करेगा। दैट इज नोन एज प्रीफिक्स डैमेजेस या लिक्विडेटेड डैमेजेस। बहुत सिंपल, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब देखो सर पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या डिफरेंस है सर? इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज है स्टूडेंट, क्यों नहीं पता सर? सिंपल इतना याद रखना, पेनल्टी वर्ड का मतलब ये सर जो कोई भी चीज एक्सेसिव हो, अनरीजनेबल हो, जो सुन के अजीब लगे सर, दैट इज नोन एज पेनल्टी। एक एग्जांपल सर, जैसे मान लो अगर आपने हेलमेट नहीं पहना और पुलिस वाला बोला कि आप हेलमेट नहीं पहने हो, लाओ 1 करोड़ रुपए फाइन, सर दैट इज पेनल्टी। कोई भी एक्सेसिव, अनरीजनेबल, कुछ भी टाइप का ले रहे हैं,
अति में ले रहे हैं, दैट इज नोन एज पेनल्टी। अब बोलोगे लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है सर? जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही मेंशन है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर, इंडियन लॉ ये दोनों को डिफरेंस नहीं करता, बट इंग्लिश लॉ ये दोनों में डिफरेंशिएट करता है। हम दोनों का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि इंग्लिश लॉ के बेसिस में क्या डिफरेंशिएशन है। इंडियन लॉ बोलता है दोनों सेम है, इंग्लिश लॉ बोलता है नहीं भाई ये दोनों अलग है, दोनों टर्म्स अलग है, दोनों की मीनिंग अलग है। तो उस बेसिस में दोनों में क्या डिफरेंशिएट करता है इंग्लिश लॉ, अपन डिफरेंशिएशन देख लेते हैं सर। एग्जाम में कई बार आ जाता है डिफरेंस लिखने के लिए, इसलिए अपन देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले देखो, इफ द सम पेबल इज सो लार्ज एज टू बी फार इन एक्सेस, इतना ज्यादा अमाउंट है तो उसे क्या बोला जाएगा? पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन होता तो क्या बोलते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस। Where the sum expressed to be payable on a certain date and a further sum in the event of default being made, the later sum is penalty. हमने पहले ही डिसाइड किया था 10,000 रुपए पेमेंट होगा, ठीक है, और मान लो कुछ रीजन से आप और डिले कर दिए और जिसके कारण लॉस हुआ, जिसके कारण ये अमाउंट अब 1,00,000 रुपए हो गई, तो ये 10,000 रुपए तो आपने प्री फिक्स किया था, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है। बट ये जो एक्सेसिव हो गया 90,000, सर ये 90,000 क्या हो जाएगी? पेनल्टी। वेरी सिंपल, एक्सेसिव अनरीजनेबल। उसके बाद देखो सर, सम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, देखो सर सम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्स्ट्रावेगेंट और एक्सोबरेंट, द कोर्ट विल रिगार्ड इट एज पेनल्टी। मैंने आपको बताया सर कोई भी एक्सेसिव या अनरीजनेबल होगा तो वो क्या मान लिया जाएगा? पेनल्टी, ठीक है, एक्सॉर्बिटेंट, ठीक। उसके बाद इवन इफ द टर्म्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस, भले ही आप उसे लिक्विडेटेड बोल लो सर, कोई भी अगर एक्सेसिव और अनरीजनेबल है तो वो क्या हो जाएगा सर? वो मान लिया जाएगा पेनल्टी। मैं आपको एक छोटा सा एक अच्छा एग्जांपल देता हूं सर, बहुत अच्छा है, आप समझ जाओगे। सेबी ये बोलता है कि कोई भी अगर कंपनी में कोई भी डायरेक्टर्स अगर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनके ऊपर मिनिमम 25 करोड़ की पेनल्टी है। सर ये 25 करोड़ जो बोलता है ना, ये पेनल्टी है सर, क्योंकि एक्सेसिव है सर, अनरीजनेबल है सर। मिनिमम 25 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 25 है। और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है सर? जहां पर कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन पता चलती है और उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग करते हो, तो सर ये क्या होगी? ये पेनल्टी होगी। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। द एसेंस ऑफ पेनल्टी इज पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज अ टर्म। टर्म क्यों सर? पेनल्टी से लोग डरते हैं सर, क्योंकि एक्सेसिव और अनरीजनेबल होती है। सर लिक्विडेटेड डैमेजेस से नहीं डरते, क्योंकि ये जेन्युइन होती है और प्री एस्टिमेट कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद देखो सर, अगला पॉइंट दिया हुआ है, कोर्ट कैन नॉट अलाउ मोर देन द डैमेजेस एज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको पहले बताया सर, कोर्ट इससे ज्यादा अलाउ नहीं कर सकता जितना पहले से मेंशन्ड है। वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखो सर, बिसाइड क्लेमिंग डैमेजेस एज अ रेमेडी, आपने डैमेजेस तो क्लेम कर ही लिया, फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रेमेडीज, ठीक है, आर ऑल्सो अवेलेबल। क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? देखो सबसे पहला दिया हुआ है सर, रिसाइशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हो सर? सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। वेरी सिंपल, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। दूसरा देखो सर, क्वांटम मैरिट। पता नहीं स्टूडेंट को इनमें क्यों डाउट है। क्वांटम मैरिट, क्वांटम मैरिट वर्ड का मतलब होता है जो पर्सन जितना काम किया है आप उतने के लिए उसको कंपनसेट कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, बहुत सिंपल है सर। मान लो एक्स ने वाई को बोला भाई मेरे को तू 100 गुड्स दे देना, ठीक है। एक्स ने वाई को बोला कि भाई तू मेरे को 100 गुड्स दे देना, वाई ने एक्स को सिर्फ 50 गुड्स दिए, ठीक है। तो इस केस में वाई एक्स से कितने रुपए क्लेम कर पाएगा? सिर्फ 50 गुड्स के पैसे ही क्लेम कर पाएगा, ठीक है। 100 गुड्स का क्लेम ही नहीं कर सकता। क्वांटम मैरिट ये बोलता है जितना सामने वाली पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है उतने ही ऑब्लिगेशन के लिए दूसरी पार्टी लायबल है, उससे ज्यादा आप उससे क्लेम नहीं कर पाओगे। यही तो क्वांटम मैरिट है। As much as the party doing the service has deserved, for the application of this doctrine, two condition must be fulfilled. पहली कंडीशन क्या है? It is only available if the original contract has been discharged. Yes, सर देखो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हमारा कितने का था? सर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हमारा 100 गुड्स का था, बाद में कितने का हो गया सर? 50 का हो गया, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। द क्लेम मस्ट बी बॉट बाय पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। बट ऑब्वियसली बात है सर, क्लेम यहां पर कौन करेगा सर? क्लेम कौन करेगा सर? सिंपल सी बात है ना, वाई क्लेम करेगा। वाई ने, अब देखो वाई कितना दे दिया सर? 50 गुड्स दिया, तो यहां पर एक्स भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है। वाई कितने का पैसा मांग सकता है? सिर्फ 50 गुड्स का। और एक्स क्या डैमेजेस क्लेम कर सकता है? भाई कि तू 50 गुड्स नहीं दिया उसके कारण मुझे लॉस हुआ है, तो वो ऊपर स्पेशल डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकता है। बट याद रखना यहां पर वाई कितना कंपनसेट कर पाएगा? वाई कितना क्लेम कर पाएगा? सिर्फ 50 गुड्स का ही पैसा क्लेम कर पाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल। उसके बाद देखो सर, क्लेम फॉर क्वांटम मैरिट अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस। क्या क्या केसेस यहां पर क्वांटम मैरिट अराइज होता है? सर सबसे पहला दिया हुआ है देखो, वेयर द एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड।
या तो एग्रीमेंट भी वॉइड था सर, या तो कुछ रीजन से कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो गया, कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ लॉ के चेंजेस के कारण, वो सब के कारण आपका क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अगला देखो सर, व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू ग्रेशियसली। सर ग्रेशियसली वर्ड का मतलब मैंने किसी के लिए फ्री में नहीं किया है, मैंने किसी के लिए फ्री में अगर कोई चीज नहीं करी है तो बट ऑब्वियस बात है उसे मुझे वापस रिटर्न करना चाहिए। सर अगर फ्री में करता तो मत कर, बट अगर फ्री में नहीं किया हूं तो वापस करना भाई, ठीक है। अगला देखो, वेयर एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन। बट ऑब्वियसली बात है सर, अगर सामने हमने एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बट अगर उसके लिए कोई रेम्यूनरेशन मेंशन नहीं है, सर अगर रेम्यूनरेशन मेंशन नहीं है तो इस केस में सामने वाला पार्टी क्लेम क्या करेगा? अगर रेम्यूनरेशन मेंशन होता तो क्लेम कर लेता, बट जितना सर्विसेज वो बोला था कि परफॉर्म करूंगा तो उसे परफॉर्म करना पड़ेगा, भले अब वो बाद में ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने सर्विसेज दी मुझे रेम्यूनरेशन दो। अरे भाई मेंशन ही नहीं है रेम्यूनरेशन का तो क्यों देंगे। उसके बाद देखो सर, वेयर वन पार्टी अबेंडन्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म, जहां पर एक पार्टी बोल देती है मैं नहीं परफॉर्म करूंगी, ये तो बड़ा दिक्कत है सर। जहां पर एक पार्टी मना ही कर दे कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उस केस में तो फिर सामने वाला बोलेगा भैया तू जितना अभी तक परफॉर्म किया उतना दे, निपटा, खत्म कर, तू अपने घर मैं अपने घर। अगला देखो सर, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। बहुत सिंपल सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो उस केस में सामने वाली पार्टी उतना ही क्लेम कर सकती है जितना वो परफॉर्म करिए। एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था मैं सीए फाउंडेशन में आपको लॉ पढ़ाऊंगा प्लस इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, अगर मैंने आपको लॉ पढ़ा दिया तो मैं आपसे लॉ का मनी क्लेम कर सकता हूं, डिविजिबल है ना, तो मैं आपको बेनिफिट मिल गया लॉ का, तो अब मैं आपसे क्या क्लेम कर सकता हूं, लॉ का पैसा क्लेम कर सकता हूं। उसके बाद देखो सर, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज इंडिविजिबल। अब अगर इंडिविजिबल है और मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट को, प्लीज यहां से सुनना सर, इंडिविजिबल है और आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा परफॉर्म नहीं किया, जैसे मैंने बोला था मैं लॉ पढ़ाऊंगा, अब मैं लॉ भी पूरा नहीं पढ़ाया, लॉ भी आधा पढ़ाया हूं, तो इस केस में जब आप मुझे फीस पे करने जाओगे तो आप ये बोल सकते हो सर कि आप लॉ पूरा नहीं पढ़ाए हो, ठीक है, आधा पढ़ाए हो, और आधा जो पढ़ाया वो भी अच्छे से नहीं पढ़ाए हो। यही बोल रहा है सर, कैन मेक अ डिडक्शन ऑफ द बैड वर्क, जो आपने काम अच्छे से नहीं किया उसके लिए वो डिडक्शन करवा सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अगला देखो सर, सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सर एक चीज समझो सर, मान लो दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, टूट गया, ब्रीच हुआ, तो उस केस में मान लो अगर कोर्ट गए तो कोर्ट उस केस में आपसे कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है। आप कोर्ट को बैठा के नहीं सिखाओगे कि सर यहां पर परफॉर्म करवा दो, इससे ये चीज करवा दो। कोर्ट को लगता है कि नहीं ये चीज में स्पेसिफिक कोई परफॉर्मेंस करवाना चाहिए तो कोर्ट करवा सकता है। एग्जाम्पल, कोर्ट मेरे को ये बोल सकता है भाई ये बच्चे ने भले ही आधी फीस दी है क्योंकि तूने तोड़ा था कॉन्ट्रैक्ट, तेरे को इसको पूरा लॉ पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इसको कहीं से पेन ड्राइव जुगाड़ करके दे। दैट इज नोन एज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट चाहे तो कोई भी पार्टी से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ठीक है। अगला देखो सर, सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन वर्ड का मतलब स्टे, रोकना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, बहुत सिंपल है सर, एकदम ध्यान देना सर। एक्स ने वाई को गुड सेल किए, ठीक है, एक्स ने वाई को गुड सेल किए। अब वाई को एक्स को पैसे देने थे 10,000, ठीक है। अब वाई क्या किया, वाई पैसे नहीं दे रहा है एक्स को, एक्स क्या किया, कोर्ट के पास चले गया, ठीक है। कोर्ट में गया और कोर्ट को बोला कि वाई के पास ना एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो 20,000 की है, आप उसमें ना स्टे ऑर्डर पास करो या इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दो। अब उससे होगा ये कि सर वाई चाह के भी ये प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाएगा, और अगर ये प्रॉपर्टी सेल करता भी है तो सबसे पहले इसको एक्स को इसका 10,000 देना पड़ेगा, उसके बाद वो बचा हुआ 10,000 रख सकता है। दिस इज नोन एज सूट फॉर इंजंक्शन। रोक देना, स्टे ऑर्डर लगा देना ताकि सामने वाला उस प्रॉपर्टी का मिसयूज ना कर ले। पता चला अगर नहीं लगाते तो वो तो 20,000 की प्रॉपर्टी बेच बाच के भग जाता, ठीक है। सूट फॉर इंजंक्शन आया समझ। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था फ्रेंड्स, बहुत सिंपल चैप्टर, इजी चैप्टर, मैंने पूरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको समझाया। कोई भी चीज अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं समझ आई कमेंट बॉक्स में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। रीजन ये है सर, आगे पूरा भी लॉ की सीरीज में आपका कोई भी टॉपिक उससे छूटेगा नहीं, ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका लॉस हो जाएगा, ठीक। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।